बाजार के जाने माने दिग्गज सौरभ मुखर्जी साहब इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और शुरुआत उन्हीं के साथ की जाए। सौरभ सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले एक राय ग्लोबल मार्केट्स पर, अमेरिकी बाजारों को और दुनिया भर के बाजारों को कैसे समझे सर? एक दिन ऊपर एक दिन नीचे और मतलब मूवमेंट भी इतना हजार पॉइंट का रोज डाउ में, इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, दो चीजों का खेल चल रहा है पूरे दुनिया में। पहला है जो वेस्टर्न सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, वो हर 2-3 हफ्ते बाद दोहरा रहे हैं कि जब तक इकोनॉमी में कमजोरी रहेगी वो पैसा छापते रहेंगे। मोटा मोटी जो फेडरल रिजर्व ने 2 दिन पहले बोला कि अगले 1.5 साल तक इंटरेस्ट रेट्स जीरो के आसपास रहेगी। बॉन्ड बाइंग मतलब सेंट्रल बैंक के पैसा छाप के मार्केट से बॉन्ड उठाने का सिलसिला जारी रहेगा। बेहद बुलिश सिग्नल है और ये पूरे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यही फॉर्मूला दोहराएंगे। तो ये रहा बुल सिग्नल दुनिया भर के मार्केट्स के लिए। बेयर सिग्नल ऑब्वियसली कोरोना का पूरा इवोल्यूशन है, सेकेंड वेव आएगा या नहीं आएगा, वैक्सीन कब आएगी, ये सारे मुद्दे जो हैं वो बेरिश तरफ हैं। मेरे ख्याल से अगर हम बैलेंस पे देखें बुलिश प्रभाव का जो पलड़ा भारी रहेगा दुनिया भर में, इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में। बुलिश जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सेंट्रल बैंक का, कोरोना के वैक्सीन्स का, कोरोना का पूरा जो पैनिक का जो माहौल था मार्च अप्रैल का, वो फेड हो जाने का चांसेस हाई लग रहा है मेरे ख्याल से। एंड ओवरऑल मेरे ख्याल से एक बुलिश माहौल बना रहेगा। जिस प्रकार से दुनिया भर में रैली दिखी है लास्ट 60, 70, 80 दिन में, ये माहौल मेरे ख्याल से अगले 90 दिन तक बरकरार रहेगी। जैसे जैसे हम विंटर को अप्रोच करेंगे, सर्दी का मौसम जब आएगा, तब शायद एक फिर से बेरिश पैटर्न बनने की संभावना है। बट तब तक रिकवरी, अनलॉक का जो सिलसिला है, ग्लोबल क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो सिलसिला है और जो कोरोना का रिसर्च चल रहा है, इन तीनों चीजों से नेट एक पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। ओके, तो ये ग्लोबल मार्केट्स का व्यू है। लेकिन क्या भारतीय बाजारों में जो तेजी होती हुई दिख रही है वो ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ही है, और क्या इस लिहाज से हम भी मजबूत रहेंगे? 10,500, 11,000 की तरफ निफ्टी जाने की संभावना बनती है सर? देखिए, हमारे देश में कुछ खासियत है जो हमारे मार्केट के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, और हमारी हिंदुस्तानी मार्केट की एक ज़बरदस्त कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी में पहले गौर करता हूँ। कमज़ोरी है हमारी फाइनेंशियल सिस्टम, उसकी हालत काफ़ी सालों से नाजुक है और मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में जो NBFC इंडस्ट्री का जो कंसोलिडेशन का माहौल है वो और तगड़ा बनेगा। सिमिलरली बैंकिंग इंडस्ट्री में और कंसोलिडेशन चलेगा। छोटे छोटे जो बैंक हैं वो मेरे ख्याल से उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जो बड़े बैंक्स हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, सक्सेसफुल वेल रन बैंक्स हैं, वो कंसोलिडेशन के बेनिफिशियरी रहेंगे। तो ये हो गया फाइनेंशियल सिस्टम, एक कमजोरी वहाँ पे है। RBI को पता है इसके बारे में। RBI इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम को फ्लश रखेगा लिक्विडिटी से। पैसे की कोई कमी होना सिस्टम में मेरे ख्याल से अनलाइकली है। जो हमारे देश की मेन पॉजिटिव है कि हमारे देश में जो लॉकडाउन था वो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब जिस प्रकार से डिमांड कंप्रेशन हुआ अप्रैल में और पहला मई के पहले हाफ में, जाहिर है कि अब वो जब अनलॉक आ रहा है वो पेंट अप डिमांड का उछाल काफ़ी भारी रहेगा। और वो हमको काफ़ी इंडस्ट्रीज में दिख रहा है, राइट? FMCG में, अंडर गारमेंट्स में, 2 व्हीलर्स में। अनलॉक का जो पूरा सिलसिला है, एक पेंट अप डिमांड का माहौल अगले 2-3 महीने शायद मेरे ख्याल से बना रहेगा। एंड अंटिल वी अप्रोच दिवाली, मेरे ख्याल से एक वी शेप्ड रिकवरी देखने की संभावना इंडिया में काफ़ी हाई है। ओके, ये आपके लिए रिकवरी के लिहाज से। लेकिन एक चीज बताएं सर कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो फिर से एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये एक्शन और बढ़ सकता है? इसकी संभावना है? देखिए, कहीं पे भी जब लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चलती है, US में चल रही है, इंडिया में भी लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्रिवन रैली, दिस इज अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। तो जाहिर है स्मॉल एंड मिड कैप का उसमें एक अहम हिस्सा रहता है। जिस मुद्दे पे मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, चिंता हो रही है कि काफ़ी लो क्वालिटी स्टॉक्स की रैली अच्छी दिख रही है मेरे को। काफ़ी जो स्टॉक्स रैली कर रहे हैं उन पे हमारे टीम ने फोरेंसिक किया है, ये फ्रॉड कंपनी है, इनके स्टॉक खूब भाग रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक एक मुद्दा लग रहा है मेरे को कि रैली है, अच्छी बात है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन लो क्वालिटी स्टॉक्स, कंपनी जिनके फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है, जिनके अकाउंट्स में एनुअल रिपोर्ट पढ़े तो मोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो स्टॉक्स भागते हुए देख के मेरे को एक चिंता हो रही है। और लग रहा है कि इनमें एक पुल बैक
कभी ना कभी तो आएगा अगले 3-4 महीने में। ये कमजोर स्मॉल एंड मिड कैप जो भाग रहे हैं, इनमें पुल बैक आने की संभावना है। बट ओवरऑल अगर हम इंडिया का रैली देखें, ओवरऑल रैली देखें, मेरे को उस ओवरऑल रैली में, निफ्टी की ओवरऑल रैली में मेरे को लगती नहीं उतनी जल्दी पुल बैक आएगी, बिकॉज आरबीआई का स्टिमुलस मेरे ख्याल से और 1 जुलाई में आएगा, भारत सरकार की भी और एक स्टिमुलस आने की संभावना मेरे को लगता है। उसके साथ ही साथ जैसे मैं बोल रहा था, एक वी शेप्ड रिकवरी की भी की गुंजाइश है। तो ओवरऑल मार्केट में रैली मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा। स्मॉल एंड मिड कैप में लो क्वालिटी स्टॉक्स की उछाल काफ़ी ज़बरदस्त रही है, वहाँ पे मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। और मैं आपके स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ, कुछ कंपनी के नाम फ्लैश हो रहे हैं, उनके अकाउंट्स में ज़्यादा रियलिटी का एक्चुअली संपर्क नहीं है। बिल्कुल। तो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, वो इंटरेस्टिंग चीज है। और सौरभ सर का एक पीएमएस है, उसका नाम है लिटिल चैंप्स, यानी कि छोटे चैंपियन, छोटे छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। मैं सौरभ सर आपसे उस पर आई लूंगा और पूछूंगा कि आप वहां पर किस तरह के स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी बात करें, किस तरह के स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में कैसे हैं उस या नहीं। इस बीच सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं इस वक्त। और सौरभ जी, अपने वो उस स्कीम के बारे में बताइए जहां पर वो लिटिल चैंप्स, जहां पर आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर बड़ा फोकस करते हैं, वहां क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे स्टॉक्स आजकल ऐसे रिकमेंड हो रहे हैं जिनमें फंडामेंटल्स नहीं है, रिजल्ट्स खराब हैं, तो क्वालिटी स्टॉक्स और कोई खास आपकी टॉप पिक्स हैं वहां पर, तो वो भी बताइए। दाग देनी पड़ेगी आप लोगों के रिसर्च के, आपको हर चीज की खबर रहती है हम क्या कर रहे हैं। सो लिटिल चैंप्स में हमने क्या किया है सर, अच्छा, जहां भी सौरभ सर, इसमें ऐसा है ना, जहां भी देश दुनिया में कोई अच्छा काम हो रहा हो तो वहां पर हम नजर बना लेते हैं कि अच्छा कौन कौन अच्छा काम कर रहा है। बाकी तो खराब काम तो सब जगह लोगों को दिख जाएगा, लेकिन अच्छा ढूंढना मुश्किल पड़ता है। इसलिए अगर आपका पीएमएस स्कीम बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छे स्टॉक्स आप सेलेक्ट करें, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो दर्शकों के सामने लाएं। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा सर। जी सर, बताएं। बिल्कुल जी। तो हमने 3 चीजों की वहाँ पे चेष्टा की है। पहला है कि कंपनी के अकाउंट साफ हो, तो काफी हमारी टीम में 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बाकी लोग सीएफए हैं, और हम भारी भारी फोरेंसिक काम करते हैं। प्रमोटर जी का पूरा सर खा डालते हैं, एनुअल रिपोर्ट को ऊपर से नीचे घुमा के देखते हैं कि कोई प्रमोटर जी कुछ उल्टा सीधा कर तो नहीं रहे। सो पहला है कि कंपनी के नंबर साफ होने चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट एसेंशियल होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, आइदर कंज्यूमर के लिए या प्रोडक्शन में। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगर एसेंशियल सप्लाई हो तो वैसी चीज़ हमको पसंद आती है। और तीसरा है कंपनी की मोनोपोली होनी चाहिए, मतलब पूरा 50, 60, 70, 80% मार्केट शेयर होनी चाहिए। कोई आस पड़ोस में कोई कंपटीशन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इस कंपनी की। ऐसे 3 हमारे ये क्राइटेरिया है। टू बी ऑनेस्ट, जो हमारा लार्ज एंड मिड कैप पीएमएस है उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, बट क्या है कि वहाँ पे कंपनी मशहूर है, जैसे नेस्ले मशहूर है, एशियन पेंट्स मशहूर है। ये जो लिटिल चैंप्स पे जो कंपनी है, ये इनका नाम जब तक हमने खरीदा नहीं था 1 साल पहले, इन कंपनी का नाम तब तक उतना रोशन हुआ नहीं था। धीरे धीरे हमारी आशा है, हमारी होप है कि ये कंपनी आगे जाते हुए विख्यात हो जाए, मशहूर हो जाए। सो उदाहरण के तौर पे जैसे आपके चैनल पे मैंने शायद पहले बात भी की है जीएमएम फॉडलर के बारे में। 60-70% मार्केट शेयर है ग्लास लाइंड वेसल्स, ग्लास लाइंड रिएक्टर इंडस्ट्री में। इंडिया में कोई भी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये सप्लायर हैं। इनके वेसल्स के अंदर दवाई बनाई जाती है, कोविड के पहले, कोविड के बाद आवश्यक पदार्थ हैं ये। और हमारे को जो खबर आ रही है, इनकी मार्केट शेयर 20% छलांग मारने वाली है, बिकॉज नंबर 2 प्लेयर जो है वो कोविड के बाद हिंदुस्तान छोड़ के निकल रहा है। सो इस कंपनी की मार्केट शेयर और छलांग मारने वाली है। ऑर्डर बुक भारी है, मेरे ख्याल से 1 साल का धंधा इनके पास है। हमारे सारे लिटिल चैंप स्टॉक्स की बैलेंस शीट तगड़ी है, क्या बैलेंस शीट में बहुत सारा कैश है, रिटर्न ऑन कैपिटल 25% से ऊपर है, तो कैश जनरेटिंग मशीन्स हैं, और साल में मोटा मोटी 20 से 25% अर्निंग ग्रोथ आ जाती है। सो अच्छे कंपनी, चैंपियन कंपनी, साफ अकाउंट्स, डोमिनेंट फ्रेंचाइज, उनके साथ साथ हम अपने क्लाइंट्स की वेल्थ को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। सो बिल्कुल एशियन पेंट्स, नेस्ले जैसी स्टोरी हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स हैं, बट उन्हीं का छोटू वर्जन, उन्हीं का बच्चा वर्जन, नीश इंडस्ट्रीज का डोमिनेंट प्लेयर, नीश इंडस्ट्रीज का हावी हुआ प्लेयर। ठीक बात है। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे एक्शन में रह सकते हैं। जीएम फॉडलर तो मुझे याद है कि
जीएमएम फोल्डर स्पाइक भी आ रहा है, जैसे सौरभ जी उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। और कुणाल जी, इस स्टॉक के बारे में आपने भी कई बार हमें राय दी है, आपके पोर्टफोलियो में भी है। कोई स्ट्रक्चर जो आज आप बता सके, जैसी इस स्टॉक की बात की चर्चा शुरू हुई, आप देख रहे हैं स्पाइक भी आ रहा है 4500 पर, क्या राय है जीएमएम फोल्डर पर? बिल्कुल होल्ड करने की राय है दीपांशु। जैसे अभी सौरभ जी कह रहे थे, बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। डिस्क्लेमर यह है कि मेरे निजी पोर्टफोलियो में है और इसको मैंने और राकेश जी ने कई बार 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी है, लगातार इस पर अपडेट देते आए हैं और अब इसका भाव 4500 हो गया है। तो जिन्होंने 3300-3400 के आसपास जब हमने पहली बार रिकमेंड किया था, वहां से जिन्होंने खरीदा हुआ है, बिल्कुल निवेशित रहें। इस स्टॉक से उम्मीद यह है कि इसमें करीबन 30 से 40% का इजाफा आपको साल भर में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल निवेशित रहने की राय है इसमें। ओके, तो जीएमएम फोल्डर कुणाल जी के पोर्टफोलियो में भी है और ये स्टॉक है बेहतरीन, यहाँ पर आप इन्वेस्टेड रहें, घबराएं नहीं। आइए मैं सौरभ सर से कुछ और बातचीत करूं। सौरभ सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप नए स्टॉक्स, नई थीम्स ढूंढने में माहिर हैं। कोविड-19 के बाद क्या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके, इन्वेस्टमेंट की थीम्स बदल रही है जहां पर इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए? देखिए, जो बराबर हिंदुस्तान में जो हमको देखने को मिला है लास्ट 10-15 साल में, कि जो कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर लाती है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस फ्री कैश फ्लो को फिर वापस कैपेक्स में डालती है, धंधे को आगे बढ़ाती है, वो कंपनी आपके मेरे लिए मल्टी बैगर बन जाती है, राइट। तो ये एक जो ढांचा इंडिया का बन गया है, ये बरकरार रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ नए इंडस्ट्रीज में इसकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो देखने को मिलेगा कुछ नए इंडस्ट्रीज में। एक इंडस्ट्री जहां पे हमको काफी ठोस खबर आ रही है चाइना से, कि चाइना दुनिया में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से हावी है। इतनी विशाल एपीआई इंडस्ट्री है उसकी, अगर 5% शिफ्ट भी हो गया, अगर चाइना से 5% मार्केट शेयर शिफ्ट भी हो गया इंडिया की तरफ, इंडिया की एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डबल हो जाएगी, राइट। सो इसकी संभावना मेरे को हर हफ्ते लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ रहा है कि 4-5%, 10% मार्केट शेयर शिफ्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से इंडिया हो जाएगा। इंडिया की एपीआई इंडस्ट्री चाइना के कंपैरिजन में इतनी छोटी है कि इंडिया की एपीआई इंडस्ट्री डबल होने की संभावना है नेक्स्ट 2-3-4 साल में। सो डिवीज लैब हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो में है। आई थिंक आपके प्रोग्राम में मैंने इसकी डिस्कशन भी पहले की है। तो डिवीज लैब एक बेनिफिशियरी रहेगा, जीएमएम फोल्डर डिवीज लैब के सप्लायर हैं, जीएमएम फोल्डर भी बेनिफिशियरी रहेंगे। अगर और एक सप्लायर ले डिवीज लैब का, अल्काइल अमीन्स नाम की एक कंपनी है, वो भी डिवीज लैब को सप्लाई करती है। वो हमारे लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में डोमिनेंट प्लेयर है, हाई क्वालिटी कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल 25-26% रखती है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, कंपनी को कंपाउंड करती रहती है। सो जिस प्रकार से जीएमएम फोल्डर हावी है ग्लास लाइंड वेसल से, उसी प्रकार से अल्काइल अमीन हावी है एलिफैटिक अमीन्स में। और मेरे ख्याल से जो इंटरमीडिएट केमिकल्स जिसको कहते हैं, इंटरमीडिएट केमिकल्स की इंडस्ट्री की इंडिया में नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, अगर ये एपीआई इंडस्ट्री का मार्केट शेयर चाइना से इंडिया शिफ्ट हुआ। सो एक नई चीज़ है हमारे देश में, इंटरमीडिएट रादर देन फॉर्मुलेशंस इंडिया में काफ़ी सब जानते हैं, पॉपुलर है, बट इंटरमीडिएट्स में मेरे ख्याल से इंडिया में अगले 2-3-4 साल में अच्छी ग्रोथ नजर आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक्स अल्काइल अमाइंस। मुझे याद है थोड़े समय पहले सिद्धार्थ सेदानी साहब ने भी यहाँ पर रिकमेंड किया था, उन्होंने भी कहा था कि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज, ये सारे एपीआई वाले स्टॉक्स, ग्रेन्यूल्स जो पसंद है इस वक्त यहाँ पर सौरभ सर को भी। आइए एक और स्टॉक है जिस पर फोकस, एक और स्पेस है जहां पर सौरभ सर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, वो है एनबीएफसीज की। लोग समझ नहीं पा रहे कि जिस तरह से भाव काफी नीचे आ गए हैं, वैल्यूएशन अभी थोड़े ठीक दिखते हैं, उसको देखते हुए खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी भी रिस्क काफी ज्यादा है, बिजनेस वापस आने में वक्त लगेगा और अवॉइड करें? लेना है या नहीं लेना है एनबीएफसीज, और अगर लेना है तो कौन सी पसंद है आपको? देखिए, लास्ट 3 साल से बोल रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में जबरदस्त कंसोलिडेशन आएगी। करीबन 8000 एनबीएफसी इंडिया में मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में जो कंसोलिडेशन आ रही है, आ चुकी है, ये नंबर शायद 8000 से आधा हो सकता है। ये एक बार इंडिया में पहले हो चुका है। 98-99 में जो कंसोलिडेशन का माहौल रहा था एनबीएफसी इंडस्ट्री में, करीबन 80% एनबीएफसी इंडिया के बंद हो गए थे उस दौरान। अगर हम इंडस्ट्री को देखें,
3-4 प्लेयर हैं जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी है, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, गवर्नेंस अच्छी है, बैलेंस शीट में पैसे हैं और मार्केट इनको पैसे देने के लिए तैयार है। पहला है HDFC, जाना माना कंपनी है। दूसरा है बजाज फाइनेंस, जो हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी अहम हिस्सा रखता है। और अगर मैं 2 और NBFCs का नाम लूँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस अपने LIC पेरेंटेज के बदौलत, और अगर हम ले M&M फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन M&M पेरेंटेज की बदौलत, ये 4-5 जो BFC हैं इनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, फंड इनफ्लो की दिक्कत नहीं होगी। इनके आगे अगर हम देखें तो पैसे उपलब्धि की दिक्कत हो सकती है बाकी NBFCs को, और साथ ही साथ ये जब तक ये मॉरेटोरियम खत्म होगा, 180 दिन का मॉरेटोरियम खत्म होगा, इनके बैलेंस शीट की दिक्कतें मेरे ख्याल से एसेट साइड पे दिक्कतें बढ़ जाएगी। सो NBFC इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगी, निश्चित तौर पे कंसोलिडेशन होगी, और मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी रहेंगे HDFC और बजाज फाइनेंस। HDFC हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है लेकिन बजाज फाइनेंस है, और हमने काफ़ी भारी खरीदारी भी की है। खुल के बोलना चाहता हूँ कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में काफ़ी भारी खरीदारी भी हमने की है बजाज फाइनेंस में। मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत मार्केट शेयर गेन करेगी अगले 1-2 साल में। बिल्कुल, तो NBFCs कंसोलिडेशन की तरफ चल रही हैं, बट जो स्ट्रॉन्गर NBFCs हैं वहां पर आप परफॉर्मेंस ठीक ठाक देख सकते हैं, बाकी NBFCs थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। एक और राय मैं आपसे ऑटो स्टॉक्स पर लेना चाहता हूं सौरभ जी, स्पेशली टाटा मोटर्स जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, क्या करना चाहिए? क्या एक वैल्यू पिक समझ के 90-100 रुपए में खरीदें या दूर रहें? देखिए, स्टॉक पे हमारी ज़्यादा फोकस रही नहीं है, बिकॉज हम कभी समझ नहीं पाए कि जो उनकी JLR जो फ्रेंचाइज है, एक तरफ जैगुआर दूसरी तरफ लैंड रोवर, वहाँ पे ग्लोबल ऑटो मार्केट में ये कंपनी किस प्रकार से अपना R&D पे खर्चा करेगी या किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो इसलिए कभी हमने टाटा मोटर्स पे ज़्यादा गौर से स्टडी नहीं किया, और इसलिए मेरे लिए राय देना मुश्किल होगा। जो मेरे को बराबर जो फिक्र रही है कि जिस प्रकार से टोयोटा जैसे जायंट्स खर्चा करते हैं R&D पे, या लग्जरी कार मार्केट में BMW या डाइमलर क्राइसलर करते हैं, उस मात्रा पे टाटा मोटर्स compete कर पाएगा क्या, जैगुआर compete कर पाएगी क्या, वो फिक्र हमको बराबर रही है, इसलिए कभी हमने खास गौर नहीं किया स्टॉक पे। बट ओवरऑल ऑटो पे मेरे ख्याल से 2 व्हीलर में अच्छी उछाल आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ऊंची लग रही है। जो हमारे चैनल चेक्स चल रहे हैं लास्ट 1 महीने से, अक्रॉस इंडिया खबर आ रही है कि रूरल की हालत अच्छी है, ऑटो की 2 व्हीलर्स की बुकिंग अच्छी चल रही है, फाइनेंसिंग की उपलब्धि में कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 व्हीलर्स में पोस्ट कोविड अनलॉक के दौरान एक 2 व्हीलर्स में उछाल आने की संभावना मेरे ख्याल से काफ़ी हाई है। और हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में आयशर मोटर्स है, बट मोर जनरली 2 व्हीलर्स में मेरे को लगता है कि एक रिकवरी आने की संभावना हायर है देन से कार्स में अगर आएगी तो छोटी गाड़ियों में आएगी, और ट्रक्स में सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि रिकवरी आएगी। बट 2 व्हीलर प्रोबेबिलिटी, चाइना में भी काफ़ी ठोस डेटा आ रहा है कि चाइना में अनलॉक के तुरंत बाद 2 व्हीलर्स में जबरदस्त उछाल नजर आई थी। इंडिया में मेरे को लग रही है ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, अच्छी मानसून आ गई थी और भी उससे भी 2 व्हीलर्स को फायदा रहेगा हिंदुस्तान में। बिल्कुल, तो थोड़ा सा फिलहाल 4 व्हीलर्स और स्पेशली जो ग्लोबल प्लेयर्स है टाटा मोटर्स, जिनके JLR से ज्यादा रेवेन्यू आते हैं, तो एकदम पॉइंट सही रखा सौरभ जी ने कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वहां पर कंपटीशन ज्यादा है लग्जरी ब्रांड्स के साथ में, तो थोड़ा टाटा मोटर्स के लिए उतना खर्चा कर पाना मुश्किल होगा जितना शायद दूसरी कंपनियां करें। तो पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर 2 व्हीलर कंपनियों पर फोकस करना है जिनका कारोबार हिंदुस्तान में ज्यादा है।